माना जाता है जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है और वहीं उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन जब 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग कलिंग गए और जो देखा वो आपको जानना चाहिए। वो अपनी पुस्तक सियूकी में साफ साफ लिखते हैं कि पुराने समय में भगवान बुद्ध का एक दंत अवशेष कलिंग के इस क्षेत्र में रखा था, जिसे बाद में समुद्र पार सेंग कालो यानी कि सिंहल यानी कि आज के श्रीलंका भेज दिया गया। वहीं 5वीं सदी में फाइयान जब श्रीलंका के अनुराधापुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां की रथ यात्रा आज की ओडिशा की रथ यात्रा से मेल खाती है। उन्होंने लिखा, बुद्ध के दंत अवशेष यहाँ के लोगों के द्वारा लाए गए हैं, लेकिन अगर वाकई में जगन्नाथ में बुद्ध का एक दांत था तो वो श्रीलंका में कब, क्यों और किस लिए पहुंचा, और वो बुद्ध का ही एक दांत है, इस बात का क्या प्रमाण है। तो इस ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत होती है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों के डिस्ट्रीब्यूशन की घटना से। हम सब जानते हैं कि बुद्ध के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जिन पर भव्य स्तूप बनवाए गए, लेकिन उनके अवशेषों का इतिहास केवल अस्थियों तक सीमित नहीं रहा। आचार्य बुद्ध घोष द्वारा लिखित दिग् निकाय का अट्ठ कथा सुमंगल विलासिनी के अनुसार बुद्ध के 4 मुख्य दंत अवशेष अलग अलग लोकों, यहाँ लोकों का अर्थ किसी स्थान से है, ना कि कोई अलौकिक जगह से, में भेजे गए। महापरिनिर्वाण सूत्र की गाथा के अनुसार जब आचार्य द्रोण अवशेषों का बंटवारा कर रहे थे तब बुद्ध के 4 दांत दाहिना और बायां, ऊपर और नीचे के अलग अलग लोकों यानी क्षेत्रों में भेजे गए। चतस्सो दाठा तिदि वेही पूजिता एकम पुरम गंधारपुरे महिति एकम पन कलिंग राजो विज्जति एकम पन नागा विचरंती मानुसाति, यानी प्रथम दांत तावतिंस स्वर्ग में गया। पुरातात्विक दृष्टिकोण से यदि कोई स्थान तावतिंस लोक के प्रभाव या उनके केंद्र के रूप में चिन्हित है तो वो है संकाश्य यानी कि संकिसा, जो आज के उत्तर प्रदेश में है। कुछ विद्वान मानते हैं कि तावतिंस प्राचीन काल में भारत के उत्तर या उत्तर पश्चिम में स्थित किसी समृद्ध पहाड़ी राज्य या कबीले का नाम रहा होगा, जहां से बुद्ध सांकास्य लौटे थे। जो भी हो, दांत तावतिंस गया था। दूसरा दांत गांधार में गया था। प्राचीन काल में गांधार महाजनपद यानी कि वर्तमान पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी अफगानिस्तान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र भी रहा है। तीसरा दांत नागलोक में गया। इतिहासकार नागलोक की पहचान भारत के कृष्णा गोदावरी नदी घाटी से करते हैं, जो कि आज का आंध्र प्रदेश है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश का अमरावती और नागार्जुन कोंडा क्षेत्र महायान बौद्ध संस्कृति और नाग संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र रहा था। इसे ही आज नागलोक के रूप में पहचाना गया है। और चौथा दांत गया कलिंग में यानी कि आज के ओडिशा में। हमारी आज की पूरी कहानी का नायक यही कलिंग वाला दांत अवशेष है। ये बायां निचला दंत अवशेष था। इसे अरहत खेम ने चिता से निकालकर कलिंग के राजा ब्रह्मदत्त को दिया था। राजा ब्रह्मदत्त बुद्ध के समकालीन राजा थे। उन्होंने कलिंग की राजधानी में एक भव्य स्तूप और मंदिर बनवाया था, जिसकी वजह से उस शहर का नाम दंतपुर पड़ा। प्रसिद्ध पुरातात्विद अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना था कि दंतपुर ही जगन्नाथ है। और न सिर्फ कनिंघम, ए स्टर्लिंग, जॉन बीम्स, ए.आर. साहू, एच.के. मेहता, मायाधर मानसिंह और खुद स्वामी विवेकानंद भी जगन्नाथ को बौद्ध स्थल बताते हैं। इसकी पुष्टि 7वीं सदी में चीन से 6000 किलोमीटर की यात्रा करके आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत की पुस्तक में किया है। वो लिखते हैं, कलिंग देश की पुरानी राजधानी में एक समय बुद्ध का पवित्र दंत अवशेष सुरक्षित रखा था और ये अवशेष प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र की श्रद्धा का केंद्र रहा था। यानी 7वीं सदी में ह्वेनसांग भी इसे कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ये श्रद्धा का केंद्र था इस क्षेत्र में। पुराने समय में जब इस क्षेत्र में अशांति और युद्ध का भय हुआ तब इस पवित्र दंत धातु को बड़ी सुरक्षा और श्रद्धा के साथ समुद्र पार सेंग कालो यानी कि आज के सीहल श्रीलंका भेज दिया गया। यानी ह्वेनसांग के आने से पहले ही बुद्ध के दांत को यहाँ से श्रीलंका भेज दिया गया था। तो फिर ये घटना थी कब की, जब ये दांत यहाँ से श्रीलंका गया? ह्वेनसांग से लगभग 250 साल पहले एक और चीनी यात्री फाइयान भी भारत की यात्रा पर आए थे 5वीं सदी के प्रारंभ में, जो वापसी के दौरान सिंहल देश होते हुए गए थे और वो बुद्ध के दांत अवशेष को वहां देखते हैं। इसकी बात वीडियो में हम आगे विस्तार से करेंगे। यानी फाइयान से भी पहले 5वीं सदी से पहले ही दांत अवशेष श्रीलंका जा चुके थे। बुद्ध के दांत के श्रीलंका पहुंचने की जानकारी हमें दाठावंश नामक ग्रंथ से मिलती है। 13वीं सदी में आचार्य धर्मकीर्ति ने श्रीलंका के प्राचीन पांडुलिपियां जो नष्ट होने के कगार पर थी, उन्हें एकत्रित करके फिर से जीवंत रूप दिया। ये पूरी तरह से बुद्ध के दंत अवशेष के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कलिंग के राजा गुहाशिव को जब पड़ोसी राजाओं से युद्ध का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी हेममाला और दामाद दंत द्वारा दांत को आज के श्रीलंका भेज दिया।
राजकुमारी हेममाला ने उस पवित्र दंत धातु को अपने जूड़े में यानी बालों में छिपा कर रखा था ताकि किसी को शक ना हो और वो गुप्त रूप से समुद्र पार कर सके। श्रीलंका के प्राचीन मंदिरों में आज भी दीवारों पर वो पेंटिंग्स बनी हुई है जिसमें राजकुमारी हेममाला को अपने बालों में दांत छिपाकर लाते हुए दर्शाया गया है। राजा गुहा शिव के समय श्रीलंका में मेघवर्ण शासक थे जो बहुत बड़े बौद्ध शासक थे। उन्हीं मेघवर्ण ने बोध गया में एक विशाल विहार भी बनवाया था। उन्होंने दांत अवशेष को श्रीलंका के अनुराधापुर में धम्मचक्र गेह यानी कि धम्मचक्र ग्रह में स्थापित किया और यह आदेश दिया कि हर साल इस दंत अवशेष को जनता के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाएगा और एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा। राजा मेघवर्ण का समयकाल 361 ईस्वी माना जाता है। जब चीनी यात्री फाइयान 410 सीई में अनुराधापुर पहुंचे तो उन्होंने इस दांत अवशेष के वार्षिक उत्सव को अपनी आंखों से देखा था जो आज की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। फाइयान लिखते हैं कि उत्सव के दौरान सड़कों को साफ किया जाता है, चारों तरफ भव्य तोरण द्वार बनवाए जाते हैं, बुद्ध के दंत अवशेष को एक विशाल अत्यंत सजे धजे रथ पर विराजमान किया जाता है। राजा और आम जनता फूलों और सुगंधित द्रव्यों की वर्षा करते हुए इस रथ को खींचते हैं। यह यात्रा अनुराधापुर के मुख्य विहार तक जाती है। यहाँ 90 दिनों तक आम लोग इसके दर्शन करते हैं। यही कारण है कि कनिंगम, स्वामी विवेकानंद और कई इतिहासकारों विचारकों ने माना कि पुरी की रथ यात्रा का मूल असल में प्राचीन बौद्ध दंत यात्रा में छिपा है जो दंतपुर से श्रीलंका स्थानांतरित होने के बाद भी वहां एसाला पेराहेरा के रूप में जीवित है। और केवल 13वीं सदी का दाठा वंश ही नहीं बल्कि श्रीलंका के सबसे प्राचीनतम महाग्रंथ महावंश और चूल वंश में इस दंत धातु की सुरक्षा, राजाओं के हस्तांतरण और युद्धों के दौरान इसे छिपाकर रखने की एक एक तारीख और घटना का विस्तृत क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलता है। इतिहास में किसी अन्य अवशेष का ऐसा लिखित रिकॉर्ड नहीं है। पुरातात्विक खुदाई से प्राचीन बौद्ध विहार संरचना के अवशेष और उससे जुड़े पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो दाठा वंश और फाइयान के विवरणों की पुष्टि करते हैं। अब अगर यहां तक आए हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका छोटा सा भी सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की जानकारियां ढूंढ कर आप तक लाने का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबका मंगल हो।